देखो इस पॉइंट का तो पोटेंशियल पता है 4 वोल्ट। तो VT माइनस 4 बाई VTH-4 बाई 2 इक्वल टू 5। 5। VTH कितना आ गया, बस इतना ही करना था। VTH-4 ना, 10 + 4 14। बस इतना ही था ये। ऐसे भी देखो इससे 5 एम्पियर जा रहा है तो इसके क्रॉस ड्रॉप जो होगा 10 वोल्ट का होगा। और करंट इधर से इधर जा रहा है, मतलब यहाँ का पोटेंशियल हायर होगा, तो 10 और 4 14 वोल्ट होगा यहाँ का। एक तो देखो डिजिटल का पिछला बार एक ही क्वेश्चन पूछा है 2020 में, और वो भी पूछा है मतलब सिलेबस में कुछ ऐसा है नहीं, तो ये थोड़ा अजीब कर दिया था, ये दिखा रहे हैं। ये पूछा है सीक्वेंस डिटेक्टर इज डिजाइन टू डिटेक्ट प्रिसिजनली 3 डिजिट इनपुट। 3 डिजिट इनपुट को चेक करेगा विथ ओवरलैपिंग सीक्वेंस डिटेक्टेबल। ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि 3 ठो कोयले रहे ना, जैसे ये 3 फर्स्ट बार इन तीनों को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद अगला बार फिर इस 3 को डिटेक्ट करेगा, इसी को ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब फॉर द सीक्वेंस इतना इनपुट डाटा है इतना, तो आउटपुट क्या होगा। और डिटेक्टर काम क्या करता है, देखो अभी कोई भी चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, एक खुद से तुमको दिमाग लगाना है और सोल्व करना है। अब डिटेक्टर का काम है कि जैसे ही 101 आए आउटपुट क्या दे देगा, 1। जैसे ही 101 डिटेक्ट करेगा आउटपुट 1 देगा, अदरवाइज 0 रहेगा। देखो तो सोल्व करके हो रहा है। ऐसा नहीं, ये वाला ये जो क्वेश्चन है कोई नहीं पढ़ा होगा, ठीक है, बिना पढ़े ही इसको कुछ लोग सोल्व कर पाए होंगे, कुछ लोग नहीं किए होंगे। तो ये भी लास्ट ईयर में आया है। क्या? ये भी लास्ट ईयर में आया है ना। हाँ ये 2020 वाला है। 2020 वाला थोड़ा टफ माना जा रहा है, मतलब 16 से 19 के बीच जो आया था ना उसके मुकाबले वाला टफ था 2020 वाला। कैसे हम लोग इसका तो आउटपुट ए लिखे। ए हो रहा है। ए आ रहा है। हाँ। हाँ ये आ जाएगा, क्योंकि शुरू में स्टार्टिंग में 110 है तो ये 0 देगा आउटपुट, फिर 101 तो 1 देगा, फिर 010 फिर 0 देगा, फिर 100 फिर 0 देगा, इसी तरह से पता कर लेंगे क्या आ रहा है, तो 100 इस टाइप से आ रहा है। और एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन से भी पूछा था, वो भी बहुत आसान क्वेश्चन था। अच्छा अच्छा। क्वालिफाई करने के लिए ऐसा ऐसा ही 15 क्वेश्चन तुम लोगों को खोजना होगा, 15 क्वेश्चन 1 नंबर वाला, क्योंकि 1 नंबर वाला इजी रहता है, 2 नंबर वाला थोड़ा टफ रहता है। 15 क्वेश्चन सिर्फ खोज करके उसको मार्क करना है पहले सही से, उसके बाद ये वाला देखो तो कंसिडर लिनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम हो जी, इनपुट आर टी एंड आउटपुट वाई टी आर रिलेटेड एज फॉलोइंग, पोल ऑफ दिस सिस्टम पूछा है क्या होगा। लैपलास का क्वेश्चन है। तो पोल पूछा है तो इसको तो वैसे कर सकते हैं, क्या बोलते हैं वो, वाई डबल डॉट। हाँ लैपलास में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। हाँ करेंगे। तो कर एस स्क्वायर वाई एस हो जाएगा और एस फोर वाई एस स्क्वायर हो जाएगा। प्लस 4 वाई एस हो जाएगा, और फोर वाई इज एस इक्वल हो टू जाएगा। 6 RS का क्या हो जाएगा, एस स्क्वायर ना, यूटी का हाँ होता है वन वो बाई वन एस, वन बाई एस स्क्वायर। हाँ। और आर टी का हो जाता है 1/s²। तो वाई एस कितना आ जाएगा, 6 बटा वाई एस पावर का एस कैसे स्क्वायर लिखते हैं। इंटू एस स्क्वायर प्लस 4। फोर स्क्वायर प्लस फोर। तो पोल ही हम लोग से पूछा है ना, तो पोल ए को तो 0 आ रहा है, एक तो प्लस माइनस आ रहा है जीरो। एक 0 आ रहा है, और एक एस स्क्वायर बराबर 4 करेंगे तो +-2 आएगा। बस ऐसा ही। एक तो और देखो कितना आसान पूछा था, इसका इलेक्ट्रिकल मशीन का। सब स्क्रीन चला गया। स्क्रीन चला गया, 1 मिनट देखते हैं।
ये देखो तो ए थ्री फेज सिलेंडर रोटर सिंक्रोनस जनरेटर है सिंक्रोनस रिएक्टेंस एक्सिस एंड नेग्लिजिबल आर्मेचर रेजिस्टेंस। तो ये कुछ नया नहीं दिया है, तो होता ही है किसी भी जनरेटर में। तो मैग्नीट्यूड ऑफ परफेक्ट टर्मिनल वोल्टेज वी एज मैग्नीट्यूड ऑफ परफेक्ट, मतलब इसमें ई ए और भी दिया हुआ है, ई ए और दिया है और भी दिया हुआ है। अब पूछा है कि अगर लैगिंग है लोड, एक लीडिंग लोड है, तब दोनों में कौन बड़ा होगा, और लैगिंग लोड है तब दोनों में बड़ा कौन होगा। अच्छा। हाँ, ये मतलब वो जो सप्लाई जो देते हैं वो वाला ना, जनरेटर, वो भी होता है। जनरेटर का ये वाला ये हो जाएगा, और जो लोड के पास जुड़ा रहता है, हाँ लोड के वही, पास उसके बाद फिर वो अपना भी ये होता भी ये होता है। अब दोनों में बड़ा कौन होगा ये पूछा है, लैगिंग के केस में और लीडिंग के केस में। है। ये कर सर जनरेटर में हमेशा तो ये ज्यादा होता है ना। जनरेटर में ई ए ज़्यादा होता है, लेकिन ई ए ज़्यादा होता है सिर्फ लैगिंग के लिए। अगर लैगिंग है ना, तब तो गलत हो ही गया तब तो। लैगिंग के लिए कौन सा ई ए ज़्यादा हो जाएगा, लीडिंग के लिए भी ज़्यादा हो जाएगा। तो अच्छा अच्छा, लाइन के लिए। ये हो गया लैगिंग और ये हो गया लीडिंग के लिए। तो ये तो दोनों ही सही है। हाँ दोनों सही आ रहा है ना, हाँ, बस पी एन क्यू आर ट्रू। लीडिंग के लिए और एक एक नंबर का सब ऐसा ही क्वेश्चन रहता है। एक और लीडिंग देखो, के लिए। आर ओ सी के बारे में आइडिया है लैपलस में, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। लैपलस वो सबके लिए डिफाइन नहीं ना होता है, जैसे वन बाई एस हम लोग करते हैं तो ये एस बराबर जीरो के लिए डिफाइन नहीं होता है, इन्फिनिटी हो जाता है। ये वाला पूरा प्रॉपर्टी 6 प्रॉपर्टी है लैपलास ट्रांसफॉर्म का, ठीक है ना, और 6 प्रॉपर्टी थोड़ा सा थ्योरी है, 6 देखना होता है और उसके बाद इसमें मैच कराना था। तो ये पूरा प्रॉपर्टी ही उठा करके दे दिया है। सबसे पहले तो यहाँ पर देख लो, देयर एग्जिस्ट एवरी सिग्नल डेट मे और मे नॉट है फोरियर ट्रांसफॉर्म इफ ये एग्जिस्ट। सही बोला है। क्या बोला है, जो फॉलोइंग ट्रू अबाउट द टू साइडेड लैपलास ट्रांसफॉर्म इट एग्जिस्ट। बोल रहा है कि लैपलास ट्रांसफॉर्म सारे सिग्नल के लिए होता है, चाहे उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म हो या ना हो। तो और फोरियर ट्रांसफॉर्म देखो, वन का क्या होता है, 2 पाई डेल्टा ओमेगा ना, इसका डेल्टा है। हाँ, और लैपलस भी तो फिर वन का होना चाहिए इस स्टेटमेंट के अनुसार, क्योंकि फोरियर हो या ना हो हाँ। उसका लैपलस तो होगा ही होगा, ये बोल रहा है। लेकिन यहाँ पर अच्छा फूरियर हो या ना हो, तो हम्म, इसका उत्तर में उसका चेहरा अगर नहीं। लेकिन एक का देखो, एक का लैपलस नहीं निकलता है, लैपलस एक का निकालेंगे ना तो ये आ जाएगा 1 × e⁻ -st dt। और ये इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करते हैं, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, यही लैपलस होता है ना। तो इसको सॉल्व करो तो ये आ जाएगा e⁻−st डिवाइडेड बाई टी डिवाइडेड बाई एस, और ए माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो 1/s कॉमन अगर हम लोग ले लेंगे तो -1/s ले लो कॉमन, तो e⁻−st, और ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो -1/s ई के पावर कितना आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी और माइनस ई के पावर प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पर देखो ई के पावर माइनस इन्फिनिटी तो जीरो हो जाएगा और ए वाला चला जाएगा इन्फिनिटी। तो ए आ गया इज इक्वल टू इन्फिनिटी बाई एस बराबर इन्फिनिटी। तो इसका हम लोग लैपलस नहीं निकाल सकते। लैपलस डिफाइन तभी होता है जब उसका कुछ वैल्यू दे, डिफिनिट वैल्यू दे। यहाँ पर डिफिनिट वैल्यू नहीं दे रहा है, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं वन का लैपलस ट्रांसफॉर्म नहीं होता है, यूटी का होता है। अगर यूटी हम लोग लेंगे ना तो यूटी ए हमारा जीरो से फिर इन्फिनिटी हो जाएगा। यूटी का होता है 1/s, हम लोग जो पढ़ते हैं यूटी वन का बाई होता एस। है। हाँ। हम्म, तो इस केस में हम लोग को ये जीरो से इन्फिनिटी करना पड़ेगा, और इसका देखो कुछ न कुछ फाइनाइट वैल्यू आ जाएगा। जीरो से इन्फिनिटी करो तो ये जीरो हो गया, तो ए वाला माइनस इन्फिनिटी और ए वाला जीरो, वन, ये वन एस। 1/s आ रहा है ना। तो ये वाला तो स्टेटमेंट गलत हो गया।
नंबर ऑफ फाइनाइट पोल एंड फाइनाइट जीरो मस्ट बी इक्वल। बोल रहा है कि लैपलेस निकालने के लैपलेस सिर्फ वैसे ही फंक्शन का निकाल सकते हैं जिसका जैसे अगर जीरो है तो पोल भी जीरो और पोल दोनों इक्वल होना चाहिए, जैसे एस प्लस। ना ना ना, ऐसा ये कोई तो बात नहीं। हाँ, ये तो किसी का भी निकाल सकते हैं, जीरो पोल से उसको क्या हाँ मतलब है कोई अभी। मतलब ही नहीं। हाँ, अब जैसे e के पावर माइनस टू टी यू टी है, तो इसका वन बाई कितना हो जाएगा, वन बाई एस प्लस टू होगा, तो इसमें जीरो कहाँ है, सिर्फ पोल ही तो है, तो ये गलत हो गया। उसके बाद इट हैज़ नो पोल फॉर एनी बाउंडेड सिग्नल। ये वाला देखो, ये जो है ना, ये प्रॉपर्टी है उसका आरओसी का, कि अगर कोई सिग्नल बाउंडेड है इस टाइप से, अगर मान लो है, जैसे मान लो ये हो गया यू टी माइनस यू टी माइनस थ्री, तो इसका जब हम लोग ये निकालते हैं ना लैपलेस ट्रांसफॉर्म, तो ये कितना हो जाएगा, वन बाई एस माइनस ई के पावर माइनस थ्री बाई एस होगा ना। तो बाउंडेड सिग्नल का जब भी निकालते हैं ना तो उसका कोई पोल नीचे आएगा ही नहीं, जीरो को छोड़ करके, एक जीरो आएगा और एक इन्फिनिटी आ सकता है। यहाँ पर आ जाएगा ए के पावर माइनस थ्री एस, ए के पावर माइनस थ्री एस होता है, हमको भी याद नहीं पूरा। तो जो भी हो, नीचे पोल कुछ नहीं आता है, तो यही एक स्टेटमेंट था जो हम लोग का सही था। बाकी सारा स्टेटमेंट अरे एकदम प्योर प्रॉपर्टी है, जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं ना लेवल, सबसे पहले यही पढ़ने को मिलता है। तो ये हम लोग का इसका सही आंसर था। और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं कि एक मशीन का देखो, बहुत कॉमन क्वेश्चन है और मतलब हर बुक में मिलेगा, इसको निकालते हैं। अच्छा, एक और क्वेश्चन था, ये वाला भी थोड़ा सा अजीब था। ये वाला भी मतलब कॉमन सेंस ही लगा करके सॉल्व करना था, इसमें कुछ फार्मूला वगैरह नहीं था। ये दिया हुआ था, अब देखो ये लिखा हुआ तो इसमें बहुत सारा है, कुल मिला के देखो इसमें यही लिखा हुआ है कि हम इसमें वोल्टेज अप्लाई किए हैं प्लस 3 वोल्ट, अप्लाई टू द गेट गेट कॉन्टैक्ट और विथ रेस्पेक्ट टू बॉडी कॉन्टैक्ट। यहाँ पर ऐसा करके 3 वोल्ट सप्लाई किया है। तो बोल रहा है कि ओवरऑल इस बॉक्स के अंदर कितना चार्ज जनरेट होगा, और यहाँ पर लिखना था। तो देखो गेट में अगर प्लस 3 वोल्ट देंगे तो ठीक है, यहाँ पर मान लो पॉजिटिव सारा चार्ज आ जाएगा, मान लो 5 को पॉजिटिव चार्ज आया होगा, तो 5 को निगेटिव चार्ज यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा, फिर 5 को पॉजिटिव इसमें इंड्यूस होगा, फिर 5 को निगेटिव यहाँ पर इंड्यूस हो जाएगा। तो पूछा था कि ओवरऑल कितना चार्ज इंड्यूस होगा, तो ओवरऑल कितना हो गया, जितना टोटल मिला करके जीरो। तब यही दिया हुआ था, लेकिन हम लोग अनालॉग पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, उससे कुछ मतलब नहीं है, कहने के लिए सिर्फ अनालॉग का एक क्वेश्चन था। मतलब क्या, हम समझे नहीं, फिर से एक बार बोलो। बोले थे अगर 3 वोल्ट मतलब दे दिए, तीन तो जैसे कि वहाँ पे 3 वोल्ट। 3 वोल्ट यहाँ पर, अच्छा। हाँ हाँ, तीन हाँ, वोल्ट दिए। वोल्टेज देने से करंट तो फ्लो करेगा, करंट तो फ्लो करेगा इसमें, लेकिन ओवरऑल जो चार्ज इंड्यूस होगा वो जीरो रहेगा। अच्छा। वोल्टेज सिर्फ करंट के लिए यहाँ पर यूज कर सकते हैं। और भी आसान आसान क्वेश्चन था, ये भी देख लो, कंट्रोल का पूछा है, वो भी कर ही देते हैं। ये सिग्नल फ्लो डायग्राम याद है तुम लोग को? ऐसे भी ना, हाँ हाँ हाँ, कुछ है नहीं, मतलब पॉइंट है। वन के ऊपर कहाँ पर है वन? ये वन में जो एरो है वहाँ से कोई पॉइंट है क्या, वन वन इधर पॉइंट है। यहाँ पर पूछ रहे हो पॉइंट है कि नहीं? हाँ यार, तो मतलब कुछ है पॉइंट से इसको मतलब नहीं है, ये अगर हम लोग इसका ट्रांसफर फंक्शन निकालेंगे तो कैसे निकलेगा? हाँ वही निकल रहे हैं, हाँ, मतलब उधर में कुछ रहेगा तो फिर से वहाँ से भी कुछ जाएगा ना, वही पूछ रहे हैं। नहीं, तुम स्टेट वेरिएबल वो वाला कर रहे हो। हम लोग को सिंपल यहाँ पर करना क्या है, फार्मूला क्या होता है, P1 डेल्टा वन बटा डेल्टा, ये होता है फार्मूला ना, जहाँ P1 तुम्हारा
देखते हैं, शायद डी ही आएगा। हम एक बार देख लेते हैं। देखो इसको अगर ऊपर वाला का हम लोग ट्रांसफर फंक्शन लिखेंगे तो ए आ जाएगा P1 डेल्टा वन। P1 मतलब कि वो जो फॉरवर्ड पाथ होता है उसको P1 बोलते हैं। फॉरवर्ड पाथ यहाँ पर ए इंटू, बस ए इंटू वन है। और डेल्टा वन क्या होता है, जो इस फॉरवर्ड पाथ को टच नहीं कर रहा है वो डेल्टा वन होता है। तो यहाँ पर सब टच कर रहा है तो डेल्टा वन हम लोग को वन हो जाएगा, डिवाइडेड बाय डेल्टा। डेल्टा बराबर होता है वन माइनस टोटल नंबर ऑफ लूप। लूप जैसे पहला लूप ए वाला है तो ए वाला क्या है तुमको देगा ए डी ई माइनस एक तो ए वाला लूप बन रहा है, ए लूप क्या देगा सी डी। तो हम लोग का ऊपर में, अच्छा फॉरवर्ड पाथ में एक डी भी आ रहा था तो ए डी होगा। तो ए आ रहा है ए डी बटा वन माइनस ए डी ई माइनस सी डी। अब ये चौथा वाला ऑप्शन देख रहे हैं। चौथा वाला का ऊपर में फॉरवर्ड पाथ ए डी बटा वन माइनस सी डी और बटा डेल्टा करेंगे। डेल्टा बराबर होता है वन माइनस टोटल लूप जो बना रहा है। टोटल लूप हो जाएगा ए डी ई बटा, ये वाला ए लूप ले रहे हैं, ए डी ई बटा वन माइनस सी डी। तो ये कितना आ जाएगा ए डी बटा वन माइनस सी डी माइनस ए डी। तो ये आ गया ना डी, दोनों सेम आ गया। तुम लोग का देखो अभी नहीं पढ़ा हुआ है, सिर्फ एक तो पावर सिस्टम और एक तो क्या पावर सिस्टम और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो ऐसे भी इन दोनों का क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है। तो तुम लोग तो सब लगभग पढ़ ही चुके हो, तो क्वालिफाई तो होना चाहिए ठीक से। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। सर्किट थ्योरी वाला उसमें एक तो पूछा है ट्रांजिएंट वाला। ट्रांजिएंट वाला क्वेश्चन अभी छोड़ रहे हैं और जब बताएंगे उसके बाद उसका ये करेंगे। और मैथ वाला भी अभी नहीं कर रहे हैं, मैथ वाला भी जब बता लेंगे तो करते चलेंगे साथ में। मैथ वाला मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट से बस इस बार नहीं पूछा था, हालांकि मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है। अब पिछला बार नहीं पूछा है तो इस बार चांस है। तो तुम निर्मल देख लेना, वो 50 तो क्वेश्चन है तुम्हारा तो छूट गया है पूरा, वो देख लेना। क्योंकि वो क्वेश्चन जो होगा वो तुम्हारा एकदम बनने वाला होगा। क्योंकि देखो अगर तुम लोग चूकोगे तो थोड़ा सा ऐसे ही चूकोगे। 10 नंबर तुम्हारा एप्टी रीजनिंग से कन्फर्म रहेगा। 25 तो MCQ 1 नंबर वाला रहेगा। 1 नंबर वाला में से कम 15 क्वेश्चन तुम लोग सोल्व कर लेते हो, ठीक है। 1 नंबर का 25 क्वेश्चन रहेगा, वो काफ़ी इजी होगा। वहाँ से 15 तक हम मान करके चल रहे हैं, अगर सोल्व करते हो तो 25 नंबर हो जाता है। तो तुम 5 नंबर से पीछे छूटोगे। 5 नंबर मतलब 2 ठो सिर्फ सब्जेक्टिव। तो मैथ वाला क्वेश्चन काफ़ी इजी होता है, कॉम्प्लेक्स का काफ़ी इजी होता है, तुम्हारा मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का बहुत इजी होता है। डिफरेंशियल अगर आ गया तो वो भी बनने का बहुत ज़्यादा चांस है। प्रोबेबिलिटी का हो सकता है एक क्वेश्चन सोल्व हो जाए दो में। मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन एक ठो रहता है, वो एकदम श्योर सोल्व होता है। मैक्सिमम मिनिमम क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो वहाँ से मैथ वाला प्रकार में आ गया तो 25 10 तुम ऐसे ही बढ़ जाओगे। 25 और 10 35 हो जाता है अगर मैथ वाला कर लेते हो तो। न्यूमेरिकल मेथड का क्वेश्चन आएगा जो काफ़ी इजी रहेगा। और उसके बाद दो नंबर का अगर कुछ भी करते हो तो सारा का सारा प्लस पॉइंट होगा। इतना में तो क्वालिफाई कर गया। उसके बाद सिर्फ रैंक इंप्रूव करने के लिए 2 नंबर का जितना तुम सोल्व करोगे उतना ज़्यादा रैंक इंप्रूव होता चला जाएगा। अब 2 नंबर का क्वेश्चन भी थोड़ा देख लेते हैं किस टाइप का आता है। 2 नंबर वाला में इसका कंट्रोल का एकदम बनने का बहुत ज़्यादा चांस रहेगा। कंट्रोल का सोल्व हो जाता है, कंट्रोल का सोल्व होने का चांस रहेगा। सर्किट थ्योरी का चांस रहेगा। इलेक्ट्रिकल मशीन का भी वैसा भी कुछ नहीं रहता है। 2 क्वेश्चन हम दिखाएंगे इस बार, 2 नंबर का पूछा है। दोनों काफ़ी इजी पूछा है 2020 में। ये वाला देखो तो इसमें सिर्फ ऑर्डर पहले पता करना है कि कौन सा होगा। उसके बाद स्टेबल अनस्टेबल तुम लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो वो हम देख लेते हैं। ये 2 नंबर का क्वेश्चन था और बहुत आसान पूछा है।
सॉल्व करो तो हम आ रहे हैं 1 मिनट में। थर्ड ऑर्डर आ जाएगा। ये आ गया 1/। जीरो पे सर क्या बोले अनस्टेबल रहा, जीरो तो मार्जिन नहीं से बोला था, क्या जीरो? अगर जीरो पे आ रहा है तो उसको बोल। जीरो पे भी तो अनस्टेबल ही होता है, मार्जिनल स्टेबल उसको बोलते हैं। ऐसे इसमें थर्ड नहीं 4 ऑर्डर आ रहा है, तो ये तीनों को मल्टीप्लाई किया। तीनों को मल्टीप्लाई करने का क्या जरूरत है, ऊपर से कट तो क्या करना है। यहाँ पर आ जाएगा ना, ये सारा 1 के साथ ऐड करेंगे तो सारा 1 के साथ ऐड करेंगे तो ये वाला ऊपर चला आएगा, यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा वो नीचे, अच्छा वो साइड वाला, हाँ वो नीचे जाएगा। तब पावर तुम्हारा 2 1 3 1 4 पहुँच जाएगा पावर। एस स्क्वायर प्लस एस इंटू एस प्लस 20। ये इतना आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एस के पावर क्यू एस स्क्वायर प्लस एस, नहीं तीन ही पहुंच रहा है मैक्सिमम पावर ना। दो दो चार होना चाहिए सही में, 2 1 3 1 4, हाँ एस क्यू यहाँ पर होगा, एस क्यूब होगा, इधर एस स्क्वायर होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू होगा। एस के पावर 4 प्लस 20 एस क्यू प्लस एस क्यू और प्लस 20 एस स्क्वायर और प्लस 20। ये कितना आ गया 1/s4 प्लस 21 एस क्यू और प्लस 20 एस स्क्वायर और प्लस 20। अब देखो इसको पता करने का, स्टेबिलिटी पता करने का तरीका क्या है, उसके लिए हम लोग यहाँ पर ये कर लेते हैं ना, एस क्यू का एस के पावर 4 का कोफिशिएंट लिखेंगे तो 1 20 बनाओ तो इसको 20 21 और 20 ये 20 नीचे हो गया ना, क्या आ रहा है ये एकदम ये इधर में 21 के बगल में 20 हो गई। यहाँ पर हाँ वही तो, एस क्यू फिर एस वन का कोफिशिएंट 0 है ना। अब ऊपर ये 20 लिखे हो ना, तो एक 20 आ रहा है ऊपर में, तो जो भी तो है हम समझ नहीं रहे 20 आएगा। कहाँ पर बोल रहे हो, मतलब एल ऊपर वाला लाइन ठीक है, हाँ ये 20 लास्ट वाला 20 क्यों लिखे हो? S0 का कोफिशिएंट 4 S4 फिर एस स्क्वायर का फिर S0 का कोफिशिएंट एक 0 तो है ही नहीं, S0 है, तो ये वाला S0 का है तो कोफिशिएंट है 20। फिर तो ये अनस्टेबल हो गया, ऐसी तो है नहीं है, ये देखने का जरूरत भी नहीं है। हाँ देखो एस का कोई टर्म अगर मिसिंग है, S1 यहाँ पर जैसे मिसिंग है तो हम लोग ऐसे ही बोल देंगे कि अनस्टेबल है। और ऐसे अगर मान लो कि मिसिंग नहीं रहता तो फिर एक तरीका हम लोग अपनाते, देखते कहीं पर साइन चेंज हो रहा है कि नहीं। जैसे एक सारा पॉजिटिव है पॉजिटिव है पॉजिटिव है, हो सकता है यहाँ पर निगेटिव आ जाए फिर पॉजिटिव आ जाए, तो यहाँ पर बोल देंगे कि एक दो ठो पोल जो होगा वो राइट साइड में चला जाएगा, तो फिर हम बोलेंगे कि ये अनस्टेबल है। लेकिन यहाँ पर ऐसे ही पता चल रहा है कि इनकी S1 मिसिंग है, S1 अगर नहीं है तो ये अनस्टेबल। ये 2 नंबर का था। उसके बाद अच्छा आगे देखते हैं। ये फिर इलेक्ट्रिकल मशीन का एक है, ये भी 2 नंबर का है।
आया क्वेश्चन? इसमें 250 वोल्ट डीसी शंट मोटर। पहले तो एक शंट मोटर बना लो। यहाँ पर मोटर है, है आर्मेचर रेजिस्टेंस 0.2 ओम। इसका आर्मेचर रेजिस्टेंस दिया हुआ है 0.2, रेजिस्टेंस 0.2 ओम एंड फील्ड रेजिस्टेंस 100 ओम, और फील्ड रेजिस्टेंस है 100 ओम। व्हेन द मोटर इज ऑपरेटेड एट नो लोड। नो लोड पे इसमें क्या दिया हुआ है, आई नॉट इज इक्वल टू 5 एम्पियर, और स्पीड जो दिया है नो लोड स्पीड वो दिया है 1200 आरपीएम। व्हेन लोड इज कपल्ड टू ए मोटर, अगर इस मोटर को में कुछ लगा दिया जाए, लोड अगर लगा दिया जाए, तो ये 50 एम्पियर करंट ड्रॉ कर रहा है। मतलब ये वाला करंट 50 एम्पियर दिया हुआ है। तब इसका फ्लक्स जो है 5% घट जा रहा है। मतलब स्टार्टिंग में फ्लक्स अगर 5 होगा तो बाद में फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 0.9551 0.9151 हो जाएगा। और I2 कितना होगा, I2 देखो यहाँ पर तो 50 एम्पियर इसको दिया हुआ है ना, और वोल्टेज सप्लाई कितना किया है 250 वोल्ट। उसके बाद बरस में बोल रहा है कि 1 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, तो बरस वाला भी नोट कर लेते हैं। यहाँ पर 1 वोल्ट और यहाँ पर 1 वोल्ट ड्रॉप होगा, ठीक है। उसके बाद द स्पीड ऑफ द मोटर अंडर दिस लोडेड, तो बोल रहा है कि लोड होने के बाद स्पीड कितना चला जाएगा। तो देखो, जब भी मोटर और जनरेटर का क्वेश्चन दे तो हमारा ध्यान दो फार्मूला पर जाना चाहिए। एक तो E बराबर 5P/N/60 इंटू Z/A, एक तो ए फार्मूला है और एक तो टॉर्क वाला फार्मूला है, दो ही है टोटल। तो यहाँ पर टॉर्क से तो रिलेटेड कुछ दिया नहीं है, तो हम लोग को सोचना है सिर्फ ये तीनों, ये इस फार्मूला पर। इस फार्मूला में जेड कांस्टेंट है, तुम्हारा नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ये भी कांस्टेंट है, एन वेरी कर रहा है, नंबर ऑफ पोल कांस्टेंट है, 60 कांस्टेंट है। ये सबसे मतलब नहीं है, मतलब कि हमारा ई जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हाई एन। तो कहने का मतलब हम लोग को चाहिए क्या क्या, E1 चाहिए, E2 चाहिए, फ्लक्स φ1 चाहिए जो कि गिवन है, फ्लक्स φ2 चाहिए जो कि गिवन है, और एक N1 गिवन है 1200, और एक चाहिए N2 जो कि निकालना है, ठीक है। तो ये पता है, ये पता, ये पता है, निकालना ही हम लोग को मालूम क्या करना है, सिर्फ E1 और E2। तो E1 E2 तो पता करना बहुत आसान है। E1 देखो, E1 हमारा यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये वाला होगा, तो E1 जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 250 माइनस, यहाँ पर कितना एम्पियर, आर्मेचर करंट 2 एम्पियर था ना, 5 एम्पियर था आर्मेचर करंट, स्टार्टिंग में 5 था, ये वाला नो लोड वाला। क्योंकि E1 जो निकालेंगे वो नो लोड पर निकालेंगे, E2 निकालेंगे वो फुल लोड पर निकाल लेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। तो 250 माइनस 10 मतलब कि 1 हो जाएगा ना, 5 में 0.2 से करेंगे तो 250 माइनस 1 हो जाएगा, 5 में 0.2 से करेंगे, और 2 वोल्ट इधर जो ड्रॉप हो रहा है ब्रश में, तो ये आ गया 247। उसके बाद E2 निकाल लो, तो E2 निकालने के लिए फिर 250 माइनस, यहाँ पर इस बार कितना करंट जाएगा, 50 एम्पियर तो टोटल करंट है, उसमें से इधर कितना चला जाएगा, 250 बटा 100, 2.5 इधर आ रहा है ना, तो इधर चला जाएगा 50 माइनस 2.5 मतलब 47.5 इंटू 0.2 रेजिस्टेंस और माइनस 2, तो ये कितना आ जाएगा 248 माइनस, ये मल्टीप्लाई करो तो 10 के 0 हो गया, 250 माइनस 1 माइनस 2 क्यों? ये माइनस ऊपर में ए 2 ब्रश ड्रॉप है, एक एक वोल्ट जो ब्रश का ड्रॉप हो रहा है वो ए वाला है, और ए वाला है आई ए इंटू आर ए 1 वाला। 5 एम्पीयर करंट इसमें जा रहा था ना नो लोड पर, उसमें 0.2 से मल्टीप्लाई करके 1 लाए थे। वो बोला था 5 एम्पीयर जा रहा था। हाँ, तो स्टार्टिंग में तो नोट किए, देखो यहाँ पर
ऊपर में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 5 एम्पियर नो लोड पर। तो इसको 247.5 इंटू 0.2 कर लो, कितना आ रहा है? 94 95 आएगा क्या? ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हाँ 95 आएगा। मतलब कौन सा वाला निकाल रहे हैं? ये 9.5 आएगा। E2 मतलब जब लोड लगा दिए इस पर और जब 50 एम्पियर करंट यहाँ से फ्लो कर रहा है तब। ठीक है, मतलब देखो जब लोड लगा दिए और जब 50 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है तो 50 एम्पियर में से 2.5 एम्पियर करंट इधर चला जाएगा शंट में। यहाँ पर भी देखो कंफ्यूज होते हैं लोग, यहाँ पर जब 50 एम्पियर लिखा होता है तो यहाँ पर देख लेना है कि ये लाइन करंट 50 एम्पियर है या फिर आर्मेचर करंट है। यहाँ पर लाइन करंट दिया है तो हम लोग यहाँ पर 50 लिखेंगे। जैसे ऊपर वाला 5 में लिखा था आर्मेचर करंट तो हम यहाँ पर 5 लिखे। यहाँ पर लिखा है 50 लाइन करंट, कितना आ रहा है? 238.5। चलो सब कुछ निकल गया, अब फाइनल सोल्व कर लो, हम लोग का आंसर आ जाएगा। E1 बाई या फिर इधर से ही करते हैं 5 N1 बाई 5 या N2 हम लोग को निकालना है ना, तो 5 N2 ऊपर लगते हैं बटा 5 N1 इज इक्वल टू E2 बटा E1। तो यहाँ से N2 बराबर हो जाएगा 5 और 5 कैंसिल होकर कितना बच जाएगा? ये 9.52 बराबर 0.95। तो N2 बराबर आ गया N1 इंटू E2 का वैल्यू 238.5 और E1 का वैल्यू 247 और एक 0.95 ना। ये वाला देखो तो कैलकुलेटर यूज करो। N1 का वैल्यू 1200 है। ये फ्रैक्शन में आ रहा है। हाँ फ्रैक्शन में ही आएगा। तो 12 को गई है 1200 17। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? 1220। ये एकदम एक्यूरेट क्यों नहीं आया? एकदम एक्यूरेट इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पर जो हम लोग आई जो लिए हैं ना, यहाँ पर 2.5 लिए है ना, एक्चुअल में 2.5 नहीं होगा क्योंकि हमारा जो शंट फील्ड करंट जो होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के। ठीक है, IF जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फ्लक्स का होता है। तो हम लोग लिखेंगे IF1 बटा IF2 इज इक्वल टू 5 1 की जगह पर 0.95 बटा 5 फिर 1 हो जाएगा। और IF1 हम लोग को इस बार निकालना है IF2 ना, तो IF2 यहाँ से कर लेंगे। IF2 इज इक्वल टू IF1 बटा 0.95। अरे IF1 जो हमारा होगा ना वो होगा 250 बटा 100 2.5 बटा 0.95। ये एक्चुअल वैल्यू होगा। तो यहाँ पर देखो ए वाला जो वैल्यू है 2.5 से कम आएगा। तो जब 2.5 से ए वाला कम आएगा तो ए वाला थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। आर्मेचर करंट जो है ना जो 47.5 लिखे ना इससे थोड़ा ज़्यादा आएगा और फिर हम लोग का जो वैल्यू है एकदम एक्यूरेट आ जाएगा। तो उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। N1/N2 बराबर E2/E1 होता है ना। हाँ E1/E2 होता है ना। हाँ, ये वाला फार्मूला से। तो 1158 आ रहा है। क्या तुम कर रहे हो? इसमें फ्लक्स छोड़ रहे हो क्या? ना वो ही कर रहे हैं ये वाला था ना। फ्लक्स लेना पड़ेगा क्या? हाँ फ्लक्स लेंगे ना, फ्लक्स वेरी कर रहा है। फ्लक्स कांस्टेंट होता तो इसको इग्नोर करते, वेरी कर रहा है ना। तो 5/1 ना। हम्म, फ्लक्स तो सर पहले बोले कितना बोला था? 5% ऐसा तो बोला था। 5 बोला था कि 5% कम हो जाता है। मतलब 5 अगर
5151 है तो 520.951 होगा, 5% कम हो गया। अच्छा, दो नंबर का बनने वाला क्वेश्चन था, क्योंकि नया कंसेप्ट कुछ भी यूज नहीं किया है, ये सिंपल फार्मूला तो ये तो हम लोग पढ़े ही हैं। अब देखो मोटर जनरेटर का जब भी आए ना तो सबसे पहले एक फार्मूला इसको ही देखो, क्योंकि यहाँ से ही सॉल्व होता है टॉर्क क्वेश्चन। का क्या फॉर्मूला है? ये तो हो गया अपने ईएमएफ का, टॉर्क का। टॉर्क का हमको याद तो नहीं है, लेकिन टॉर्क बराबर पावर इंटू तुम्हारा ए हो जाएगा ना, पावर इंटू ओमेगा होगा, पावर इंटू ओमेगा होता है टॉर्क ना। और पावर अगर लेंगे तो ई इंटू आई हो जाएगा पावर, और ओमेगा हो जाएगा 2πn/60। 2 पाई टू पाई। हाँ, तो यहाँ से ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू हो जाएगा ए वाला 60 × Z/A, तो वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो बस, तो टॉर्क का फार्मूला बन गया। तो टॉर्क के लिए हम लोग को ये याद रखना है, जो हर जगह मतलब यूनिवर्सल हर जगह यही होता है, उसी से सारा फार्मूला आता है अलग अलग। तो ये दो ही हम तो वो जब डीसी तुम लोग अगर यूट्यूब से सॉल्व कर रहा था तो वहाँ पर हम सब एक जगह पर कर दिए थे, टॉर्क वाला जितना क्वेश्चन पूछा था प्रीवियस ईयर में वो सब एक जगह बताए थे, और जितना इस फार्मूला पर बेस्ड था वो सब एक जगह बताए थे। तो तुम लोग तो देखा ही होगा स्टार्टिंग में जो मशीन का करवा रहे थे तो तो वहाँ से पता चल जाएगा कि कितना किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है इन दोनों फार्मूला पर। ये डीसी में से ये सिर्फ दो ही होता है। बस डीसी में बस इतना ही दो याद रखना है बस। और एगो सिंक्रोनस में जाते हैं तो वहाँ पर एगो आई कोन फाई जेड कोन थीटा एक तो फार्मूला याद रखना पड़ता है, ई बराबर भी माइनस आई कोन फाई और जेड कोन थीटा। इस पर भी हम क्वेश्चन करवा देंगे, अभी थोड़ा सा रुक जाओ, इस पर भी क्वेश्चन है, जो यही एक तो फार्मूला सिंक्रोनस में यूज होता है। और एक तो और यूज होता है वो तुम्हारा टैन थीटा करके एक कुछ फार्मूला है, और टैन डेल्टा निकालने के लिए भी कॉस फाइव बटा कुछ होता है, पूरा हमको याद नहीं है, तो उसका भी करवा देंगे। दो फार्मूला यूज होता है इसमें, तो इससे तो क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होता है, इसलिए पूछता नहीं है गेट में, पूछता है तो इसी से पूछता है बार बार। तो ये भी करवा देंगे। मशीन में वही तो है 3 फार्मूला, और बीच में इंडक्शन एक ठो है, तो इंडक्शन में थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। इंडक्शन में 7-8 टाइप का क्वेश्चन रहता है, तो वो एक ठो कर लेने से ख़त्म हो जाता है इलेक्ट्रिकल मशीन, और तो कुछ है नहीं मशीन में। और देखो और क्या क्वेश्चन पूछा है इस बार। ईएम थ्योरी से हमको लगता है कि 7-8 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया है। ईएम थ्योरी से जनरली एक क्वेश्चन रहता था हर बार, लेकिन इस बार ज़्यादा पूछा है। और ईएम थ्योरी का भी जो क्वेश्चन रहता है बिल्कुल फार्मूला बेस्ड ही रहता है, कुछ करना नहीं रहता है। ये तो पूरा एकदम 12th वाला पूछ दिया है, कुछ भी चेंज नहीं किया है इसमें। इसमें हम लोग को म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालना था। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला होता है एम बराबर एल आई बराबर एन फाई होता है ना, तो यहाँ से अगर हम लोग एल निकालेंगे तो फाई बाई आई आएगा, एन फाई बाई आई। तो यहाँ पर क्या करना था, फ्लक्स, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, इस करंट कैरिंग वायर की वजह से यहाँ पर फ्लक्स क्रिएट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना था, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेना था, क्योंकि वॉयल क्या नाम है क्या नाम था उसका, बॉयल स्टेट रूल है, मैग्नेटिक फील्ड वाला वो जो फार्मूला हम लोग 12th में पढ़े थे, बायोट सावर्ट्स लॉ। तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड अगर इसके लिए निकालोगे ना, इनफिनाइट लॉन्ग वायर के लिए, तो ये आता है म्यू नॉट आई बटा 2πr। अगर मान लो r डिस्टेंस पर निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2πr। लेकिन हम लोग को यहाँ पर फ्लक्स चाहिए, फ्लक्स बराबर होता है b इंटू ए, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया। तो एरिया हम लोग कैसे लेंगे, अब देखो एरिया हम लोग पूरा ऐसे लंबाई इंटू चौड़ाई मतलब, या फिर ए स्क्वायर करके वो हम लोग नहीं निकाल ले सकते हैं एरिया, क्योंकि यहाँ पर देखो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना हर जगह पर वैरी करेगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ पर कुछ और होगा, तो यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प लेना पड़ेगा इंटीग्रेशन का। हाँ,
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डी फाई निकालेंगे। डी फाई बराबर हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ बी की जगह पर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई आर, और डी ए का कितना हो जाएगा, यहाँ पर एक पतला सा स्ट्रिप लिए हैं, ठीक है, डी आर लेंथ का एक स्ट्रिप ले लो, और यहाँ पर ही हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते थे, यहाँ पर ही मैग्नेटिक फील्ड निकाले हैं ये वाला। तो इसका जो एरिया होगा इस स्ट्रिप का वो हो जाएगा लंबाई डी आर और चौड़ाई 1 मीटर ना, 1 मीटर चौड़ाई और लंबाई हो जाएगा, सॉरी चौड़ाई हो जाएगा डी आर और लंबाई हो जाएगा 1, तो ये सिर्फ डी आर आ जाएगा। और इसको कहाँ से कहाँ तक हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, ये 1 से लेकर के 0 से नहीं, ये 1 से स्टार्ट है ना, डी बराबर 1 से स्टार्ट है, तो 1 से लेकर के 2 तक, 1 से 2 तक, 2 तक ही तो गया है, यहाँ तक 1, हाँ और ये 2, तो यहाँ पर इसको निकाल लो, ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बटा 2 पाई और एल एन आर बराबर म्यू नॉट आई बटा 2 पाई इंटू लॉग आर, यहाँ पर log 2 माइनस log 1 तो 0 हो जाएगा, एल एन 2। अब हम लोग को निकाल लेना है, ए फ्लक्स निकल गया फाई, अब हम लोग को कर लेना था एम बराबर 5/I, तो आई कैंसिल हो जाएगा, म्यू नॉट बटा 2 पाई एल एन 2 इज इक्वल टू म्यू नॉट बटा 4 पाई का पावर होता है 10⁻⁷ ना, म्यू नॉट बटा 4 पाई कर लो इसको, और इसको 2 log 2 कर लो, तो 10⁻⁷ इंटू इसका जो वैल्यू आएगा वो हम लोग लिख लेंगे, कितना आता है 0.69 आता है log 2 का। और 5/I था ना हम लोग का, एम बराबर था 5/I, उल्टा कर दिए क्या हम, तो हाँ ठीक तो है, तो 5A वाला आई से डिवाइड करना था सिर्फ, 5/I, हाँ आई ही तो कैंसिल किए हैं, म्यू नॉट बटा 2 पाई तो रखे ही हैं। वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो इसलिए क्योंकि म्यू नॉट बटा 4 पाई का वैल्यू हम लोग जानते हैं। तो इसको कितना आता है log 2 का, कितना आता है log 2 का 0.69, पूरा कर दिया 1.38 into 10⁻⁷। तो ये इज इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग, नैनो सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 0.13, और नैनो में कर दें या फिर ऊपर किस चीज़ में आंसर मांगा है, नैनो हेनरी में मांगा है, तो नैनो हेनरी में कितना हो जाएगा, 0.01 आएगा। हाँ 10⁻⁻, नहीं 138 आ जाएगा, तो इसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा, 10⁻⁻2 इंटू 10⁻⁻2, तो ये 100 इंटू 10⁻⁻9 इंटू 1.38, तो 138 आ जाएगा नैनो हेनरी। ये भी तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ दिया था, और ये तो ठीक है, इससे भी मतलब आसान थोड़ा सा हम डाइवर्जेंट का तुम लोगों को पहले फार्मूला लिखा देंगे, और डाइवर्जेंट और कर्ल का बहुत इजी क्वेश्चन 2 पूछा था, और एक तो वेक्टर का पूछा था, वो जब वेक्टर बताएंगे, मतलब वेक्टर जब मैथ में करवाएंगे ना, तो वहाँ पर वो तीनों क्वेश्चन सोल्व करवा देंगे। उस 6 नंबर का क्वेश्चन बहुत आसान पूछ लिया था, और एक तो 2 नंबर का पूछ लिया था 12th से, मतलब 8 नंबर का बनने वाला क्वेश्चन पूछ लिया था ईएम थ्योरी से। सर एल वाला क्या फॉर्मूला बताया, अभी जो इसमें लिखा है ए वाला, एल का क्या था, एल आई बराबर एन क्यू ना, एल आई बराबर एन फाई, हाँ एल तो अपना वो सेल्फ इंडक्टेंस है, हाँ सेल्फ इंडक्टेंस,
हाँ, ए म्यूचुअल है तो तुम्हारा सेल्फ और म्यूचुअल दोनों के लिए फार्मूला सेम ही होता है। मेजरमेंट का इस बार 2 क्वेश्चन पूछा था, वो बहुत ज़्यादा टफ कर दिया था। और ऐसे ही इंटीग्रेशन आ गया कहीं क्वेश्चन में तो वो टफ ही उसको माना जाता है, हालांकि सॉल्व तो हो ही जा रहा है इजली। एक तो और मशीन का क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। ये भी तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन था। इसमें देखो क्या क्या दे रखा है। शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर दे रखा है और ए ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स दिया है। और इसमें हम लोग को पूछा क्या है, जेड अनसेचुरेटेड बटा जेड सेचुरेटेड। ठीक है, तो बहुत आसान है और 2 नंबर का क्वेश्चन। ये वाला पढ़ना था तुम लोग सिंक्रोनस में, पता नहीं पढ़े होगी नहीं, सिंक्रोनस का क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पर कोई फार्मूला यूज नहीं करना है, बस हम लोग को जेड बराबर क्या होता है, भी बटा आई ना, भी अनसेचुरेटेड, भी अनसेचुरेटेड बटा आई अनसेचुरेटेड। तो भी अनसेचुरेटेड कितना है, यहाँ पे 400 वोल्ट है ना, 400 वोल्ट है। लेकिन यहाँ पर आई हम लोग को निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब आई एफ को कांस्टेंट रखते हैं, यहाँ पर 8 एम्पियर आई एफ दिया हुआ है ना, तो हम लोग को ये जो शॉर्ट सर्किट करंट है ना वो भी 8 एम्पियर पर चाहिए। तो ये 4 एम्पियर पर 20 है, तो 8 एम्पियर पर कितना हो जाएगा, 20 में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 40। ठीक है, ये जो होता है शॉर्ट सर्किट कैरेक्टरिस्टिक्स, ये वाला जो होता है ना वो लीनियर ग्राफ होता है। ये मतलब ये जो शॉर्ट सर्किट वाला जो है, ये वाला, ये हम लोग सिंपली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 4 एम्पियर, जब आई एफ 4 है तो शॉर्ट सर्किट करंट 20 है, आई एफ 1 रहेगा तो ये 20 बटा 4 हो जाएगा। और आई एफ जब 8 होगा तो ये हो जाएगा 20 बटा 4 इंटू 8, मतलब 40। ठीक है, तो ये हो गया 10। उसके बाद हाँ, अब जेड सेचुरेटेड निकाल लो, तो यहाँ पर भी सॉरी, ये हम लोग सेचुरेटेड वाला किए ना, ऊपर वाला सेचुरेटेड वाला है, नीचे अनसेचुरेटेड। ओपन सर्किट सेचुरेटेड, यहाँ पर तो सेचुरेट कर गया है ना, इस बार हम लोग अनसेचुरेटेड यूज करेंगे, बटा आई अनसेचुरेटेड। तो यहाँ पर ले लो, ए वाला पोजीशन है जहाँ पर ए अनसेचुरेटेड है, तो 210 डिवाइडेड बाई कितना है, 210 डिवाइडेड बाई, देखो ये 2 एम्पियर है आई एफ का वैल्यू, तो 4 पर 20 है, तो 2 पर कितना हो जाएगा, 10, तो ये आ गया 21। और 2 आई एफ का वैल्यू यहाँ पर 2 है, और जो हमारा वोल्टेज है 210 है, तो हम लोग तो यहाँ पर वोल्टेज 210 ले लिए। अब हम लोग को शॉर्ट सर्किट करंट लेना है, तो शॉर्ट सर्किट करंट कहाँ का लेंगे, जब आई एफ का वैल्यू 2 रहेगा तब लेंगे। तो जब आई एफ 2 करेंगे तो हमारा शॉर्ट सर्किट करंट कितना हो जाएगा, 10, क्योंकि जब ए आधा हुआ तो एक करंट भी आधा हो जाएगा। समझ में आया, फिर बताएं। ये भी बताया ना कि लीनियर होता है, शॉर्ट सर्किट वाला जो होता है ना, 4 पर अगर 20 है तो 1 पर कितना हो गया, 20 बटा 4 मतलब कि 5, तो 2 पर कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 10। समझ में आया। ए वाला जो है यहाँ पर 2 पर हम लोग को चाहिए करंट, तो ए 20 पर 4 पर 20 है, तो 1 पर हो जाएगा 20 बटा 4, तो 2 पर हो जाएगा 20 बटा 4 इंटू 2 10। ये राइट में जो लिखा हुआ है ये 20 400, ये सब तो वोल्टेज है ना। नहीं नहीं, यहाँ पर नीचे वाला जो है इसमें एक करंट है, शॉर्ट सर्किट करंट, एस सी सी मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। 4 तुम्हारा जो है
4 है एक्स एक्सिस, मतलब 4 जो है वो आई एफ का वैल्यू है। ये जो 20 है तुम्हारा आई शॉर्ट सर्किट है, मतलब शॉर्ट सर्किट करंट। और यहाँ पर ऊपर में जो लिखा है हाँ, आई एफ लिखा है, हाँ। और ये भी ओपन सर्किट वोल्टेज लिखा है। तो सर ये जब आप आईएफ जब इसके लिए किए, हम्म। मतलब इसके लिए अपना आईएफ 4 था, 4 के लिए 20 और 8 के लिए निकाले आप। हाँ, अच्छा अच्छा, चलिए इसके लिए 4 के लिए निकाले, 2 के लिए निकाले। 2 के लिए और 8 के लिए निकाले। सर यार 2 के लिए कितनी निकाले? क्योंकि यहाँ पर का हम वोल्टेज जो ले रहे हैं सेचुरेटेड 210 ले रहे हैं, हम लोग 110 भी ले सकते हैं। अगर 110 लेंगे, हाँ वही तो। हाँ हाँ 110 लेंगे तो फिर यहाँ पर एक पर कितना हो जाएगा, ए 5 लेना पड़ेगा, तब ये कितना आ जाएगा 21 आएगा, 22 आएगा ना, हाँ 22 है। 22 आएगा। तो हम लोग ए भी ले सकते हैं, ए भी ले सकते हैं, दोनों में से कोई एक ये लेना। कौन सा रहेगा? आंसर डिफरेंट आएगा, पर ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन कौन सा दिया हुआ है, दोनों में से। दोनों ऑप्शन नहीं सर देगा, दोनों दिया हुआ है। नहीं दोनों नहीं देगा, दोनों में से कोई एक ही देगा। अगर दोनों देगा तो फिर दोनों सही हो जाएगा। अच्छा। हाँ। और 40 अब कर दो। ये तो सैचुरेटेड हो गया, ये अनसेचुरेटेड होगा। हम लोग को करना था अनसेचुरेटेड बाई सैचुरेटेड, तो मतलब 21/10, तो ये कितना आ जाएगा 2.1, मतलब ए बी। अगर 22/10 करोगे तो फिर 2.2 आएगा, लेकिन 2.2 ऑप्शन में नहीं है। ये भी तुम्हारा 2 नंबर का क्वेश्चन था, बनने वाला था, इजी था। एक और सर्किट थ्योरी का क्वेश्चन पूछा था, ये देखो। ऐसे तो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा टफ है, लेकिन थोड़ा सा अगर ऑप्शन से अगर इसको जाते ना, तो एक थोड़ा सा में मतलब 20 सेकंड का काम था और एक क्वेश्चन सोल्व हो जाता। पहले पढ़ लो इस क्वेश्चन को तुम लोग, ये वाला पढ़ लो, पढ़ के पहले समझने की कोशिश करो ये क्या लिखा है। ऑप्शन से तो कैसे सॉल्व करेंगे वो हम बताते हैं। ये यार बेंच है। हाँ, ये बेंच टॉप डीसी पावर। एक बेंच टॉप डीसी पावर है, हम मान लेते हैं हमारा बेंच टॉप डीसी पावर है। सप्लाई एक्ट एज आइडियल करंट, 4 एम्पियर करंट सोर्स। ये 4 एम्पियर करंट सोर्स की तरह बिहेव कर रहा है। एज लॉन्ग इट्स टर्मिनल वोल्टेज बिलो 10 वोल्ट, जब तक कि इसका टर्मिनल वोल्टेज 10 वोल्ट से नीचे है। मतलब यहाँ से 4 एम्पियर करंट फ्लो करेगा और वोल्टेज रहेगा लेस देन 10। यहाँ पर ये वेरिएबल रेजिस्टेंस वेरी कर सकता है। और सेकंड केस में बोला है कि बायॉन्ड दिस पॉइंट इट बिगिन टू बिहेव एज आइडियल वोल्टेज सोर्स। इसके बाद जैसे ही 10 वोल्ट से ऊपर होता है, ये आइडियल वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करता है। 10 वोल्ट, ये फिर यहाँ पर एक ये 10 वोल्ट वोल्टेज सोर्स की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर हम लोग को बताना है व्हेन कनेक्टेड टू एन आइडियल रियोस्टेट। आइडियल रियोस्टेट से हम यहाँ पर कनेक्ट कर दिए हैं इसको। फाइंड द लोड रेजिस्टेंस वैल्यू एट विच मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। तो मैक्सिमम पावर कितना इसे ट्रांसफ़र हो सकता है वो हम लोग को निकालना है। तो पावर देखो, पहला केस में अगर हम लोग पावर निकालेंगे तो ये आएगा I²R, 4 का स्क्वायर इंटू आर। और सेकेंड केस में अगर पावर निकालेंगे तो आएगा V²/R, और V का वैल्यू कितना होगा 10 वोल्ट। अब हम लोग को देखना है कि पावर मैक्सिमम कब होगा। तो यहाँ पर R का डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू हम लोग ले करके पावर जांच कर सकते हैं। तो पहला केस में डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं। क्या क्या डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं।
डिफ्रेंशिएट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर दो डिफरेंट इक्वेशन है और दोनों को कैसे मैच करवाएंगे। फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि 4 का स्क्वायर आर इज इक्वल टू, ऐसे ये कर सकते हैं हम लोग। इसका इसका अगर हम लोग पावर और इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, पावर और रेजिस्टेंस का, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस टाइप से आएगा। ठीक है। और अगर नीचे वाला का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये हम लोग का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये ऐसे आएगा। अब दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है वो पता करने के लिए हम लोग ये कर सकते हैं, 4 स्क्वायर आर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर/r। तो देखो तो कहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा, तो 4 स्क्वायर r स्क्वायर इज इक्वल टू 10 स्क्वायर, 4r इज इक्वल टू 10, तो r बराबर कितना आ रहा है 2.5। ये 2.5 ओम पर जाकर के इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, ये 2.5 है। तो 2.5 से 2.5 पर वोल्टेज 10 वोल्ट आ रहा है। हाँ 10 वोल्ट आ रहा है। हाँ 10 पर ही चेंज हुआ है। तो हम लोग चाहें तो इसको ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं, यहाँ से ऐसे खींचो और ये फिर ऐसे ड्रॉ कर लो, और ये यहाँ पर कितना होगा 2.5। अब 2.5 से जैसे ही बिलो नीचे जाएंगे ना, तो इसका 2.5 से नीचे जाएंगे तो उसके लिए इसमें जांच करो तो P का वैल्यू कितना आएगा। अच्छा, सबसे पहले 2.5 से अगर कम होगा मेरा रेजिस्टेंस, मान लो R का वैल्यू 2 ओम हो गया, तो 2 ओम के केस में करंट कितना, वोल्टेज कितना हो जाएगा कांस्टेंट करंट सोर्स वाला में। इसको थोड़ा हम छोटा कर देते हैं। देखो यहाँ पर था ना कि अगर वोल्टेज का करंट जो है वो 4 एम्पियर फ्लो करेगा अगर वोल्टेज लेस देन 10 वोल्ट रहा तो वोल्टेज यहाँ पर 4 गुने 8, देखो 8 वोल्ट लेस देन 10 वोल्ट है, मतलब ये वाला फॉलो करेगा इसको। 4.2 से नीचे जो है वो इस ग्राफ को फॉलो करेगा, और 4.2 ओम। ये हम ऐसे ही रख करके जांच कर रहे हैं कि अगर रेजिस्टेंस हम यहाँ पर 2 ओम का अगर हम लोग रेजिस्टेंस लगा दिए तो कैसा बिहेव करेगा, इसके जैसा या फिर इसके जैसा। तो जब हम 2 ओम ले रहे हैं, हाँ पहले वाले की जैसा बिहेव करेगा, तो वही जांच कर रहे थे। और अगर 2.5 से ज़्यादा होगा तो इसकी तरफ। तो यहाँ पर देखो ये तो हमारा पावर और करंट का ग्राफ आ गया ना, पावर और रेजिस्टेंस का आ गया। तो देखो यहाँ पर मैक्सिमम पावर कहाँ पर मिल रहा है, जब रेजिस्टेंस हमारा 2.5 होगा। तो देखो 2.5 यहाँ पर है, और जिस समय 2.5 होगा उस समय हम लोग का जो वोल्टेज होगा वो 8 वोल्ट होगा, सॉरी 10 वोल्ट होगा। तो 10 वोल्ट के लिए करंट कितना फ्लो करेगा, 4 एम्पियर। ये हम लोग का आंसर आ गया। इसको पता है ऐसे भी हम लोग सोल्व कर सकते थे। देखो ए वाला सिर्फ है ना जो सेटिस्फाई कर रहा है एक दूसरे को, 10 अगर हम लोग वोल्टेज ले लेते हैं तो V बराबर I इंटू आर, 2.5 इंटू 4 है ना, सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है, ये दोनों ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो थोड़ा सा अगर ध्यान दो तो मतलब ये क्वेश्चन सोल्व हो जाता है ऐसे ही। सर वैसे एक क्वेश्चन रहा था, मतलब ये बाकी जो तो मतलब ये तो समझ गए कि वो सेटिस्फाई वो वाला कर रहा है, ये बी वाला नहीं कर रहा है, ये सी और डी में होगा नहीं, ये मतलब ये इतना श्योरली मतलब। एक मिनट रुक जाओ, तो थोड़ा एक कॉल आ रहा है। हेलो, हाँ हाँ कौन, अच्छा अच्छा। तो आप 11:30 के बाद कॉल कीजिए या 11:30 में कीजिए। देखो सेकंड वाला में हो क्या रहा है, यहाँ पर वोल्टेज करंट और रेजिस्टेंस इतना लोगे तो ये सेटिस्फाइज को तो नहीं करेगा। हाँ ठीक है, वो तो सही है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है वो ऑप्शन नहीं होगा, बाकी दो ऑप्शन मतलब नहीं होगा। सेकंड में अगर ओपन करेंगे तो ओपन करेंगे, शॉर्ट में वोल्टेज जीरो हो सकता है, ओपन में तो वोल्टेज जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर किसी को ओपन करेंगे, ओपन करके अगर मतलब करंट भी दिए तो भी तो वोल्टेज अपना जीरो। हाँ लेकिन इस केस में हाँ ये हो सकता है कि इसको अगर हम लोग ओपन कर दें तो फिर नहीं सेटिस्फाई करे, हो सकता है।
और इसमें तो शॉर्ट किया है, तो शॉर्ट किया है तो 10 वोल्ट कभी होगा नहीं, ये तो नहीं होगा। हाँ, ये एक ठो हो सकता हाँ है। वो, हाँ वही बोल रहे थे कि ऐसे ही मतलब लेकिन ओपन करेंगे तो पता है दोनों सर्किट को इसको फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर तो 10 वोल्ट इधर से दिया हुआ है ना सप्लाई। ये मान लो कि कांस्टेंट करंट सोर्स है, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं, यहाँ पर नहीं बोल सकते हैं ये चीज़ जो सी वाला है। अच्छा, नहीं वही तो मतलब पूरा समझ लगेगा। हाँ, वो तुम्हारा बहुत फास्ट पर करके निकलना होता है, पहला 2 घंटा में कम से कम एक बार पूरा कवर हो जाना चाहिए। वही थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा कि अगर कहीं पर फंस गए, उस टाइप का क्वेश्चन मिल गया कि आधा पर जा करके फंसे हुए हो, न निकल पा रहे हो न सोल्व कर पा रहे हो, तो वो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान मतलब पहुंचाएगा। तो पहला स्टेप में तुम लोग क्या करना ना, कि जो क्वेश्चन मतलब एक बार में एक नज़र में जो दिख रहा है ना, उसको सोल्व करना। जो तुमको लगे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा तो उसको स्किप करके ही निकलना, सेकंड राउंड में उसको सोल्व करना। अब ये सब क्वेश्चन क्या है, सब पढ़ करके पता चल जा रहा है कि क्या करना है। ठीक है, तो ये सब पर जैसे कुछ और क्वेश्चन दिखा रहे हैं जो तुमको देख करके लग जाएगा कि थोड़ा कैलकुलेशन करना है, तो उस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग निकल लेंगे, सेकंड स्टेप में उसको सोल्व करेंगे। हालांकि उस टाइप का 2020 में लगता है कोई था नहीं जो कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा लगे, कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स है। ट्रांसफर फंक्शन में से हाई पास लो पास होता है क्या? हाँ, वो तो पता कर ही सकते हैं, हाई पास लो पास हो, अगर पोल जीरो दोनों इक्वल है, दोनों है पोल के करस्पॉन्डिंग जीरो भी है, तो ऑल पास फिल्टर हो जाता है। हाई पास लो पास के लिए होता है ना, एस स्क्वायर अगर ऊपर है तो हाई पास फिल्टर होता है, उसके लिए भी कुछ कंडीशन है। देखो अगर यहाँ पर जैसे यहाँ पर पोल आ गया ना, और पोल की करस्पॉन्डिंग यहाँ पर अगर जीरो है, ठीक है, ये पोल है, मान लो ये जीरो है, यहाँ पर जीरो है और ये पोल है, तो इस केस में इस टाइप से ऐसे रहता है ना, तो ऑल पास होता है। ऑल पास पता करना बहुत इजी होता है। हाई पास के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, हाई पास के लिए ऊपर में एस स्क्वायर रहता है जब तुम ये करते हो तो, और साथ में यहाँ पर कुछ नहीं अच्छा रहेगा, मतलब जैसे ऑल प्लस फोर पास जो माइनस फोर। पैरेलली जब होगा। हाँ, पैरेलल वाला ऑल पास होता है, और क्वेश्चन जनरली ऑल पास से ही पूछता है। और हाई पास अगर है ना, तो वहाँ पर वो एस स्क्वायर सिर्फ ऊपर रहेगा और कुछ नहीं रहेगा, बगल में यहाँ पर कुछ चार पाँच ये सब लिखा हुआ नहीं रहता है, तो उसे पहचान लेना कि हाई पास लो फिल्टर है। पास। और लो पास के लिए तो अभी कितना होता है हमको याद नहीं है, वो हम लिखवा देंगे, वो चार ठो है, ऑल पास बैंड रिजेक्ट, वो चारों के लिए कैसे होता है वो हम लिखवा देंगे, एक जगह है मेरे पास लिखा हुआ, हमको याद अभी नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखो इसमें जो दिया है ना, वो दिया है 2 और -1, तो x2, x एक्सिस पर 2 ले लो, और 1 2 x पर 2 और y -1, ये वाला, और ये वाला पोल है तो इसको पोल बना देते हैं। और उसके बाद है -2 और 1, ये -2 और +1, ये पोल है। उसके बाद जीरो है 2 1, 2 1 यहाँ पर हो जाएगा, और ये है -2 -1। ये देखो ये तो पता चल गया कि ऑल पास फिल्टर है, ऑल पास। तो या तो ए वाला होगा या फिर ए वाला होगा। अब स्टेबल है कि अनस्टेबल है, तो देखो पोल अगर राइट साइड में है तो ऑब्वियसली अनस्टेबल होगा, तो हम लोग का आंसर स्टेबल ये है हो होगा। गया। ये भी मतलब 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा था। ये 2 नंबर का था। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। तो ये वाला तो एक लिख दे दो, ऊपर में एक स्क्वायर हुआ तो अपना वो हो जाएगा हाई पास। एस स्क्वायर सिर्फ अकेला ए रहता है स्क्वायर, तो, हाँ सिर्फ, ओनली ए स्क्वायर ना। सिर्फ अकेला रहता है ओनली ना। ए स्क्वायर तो हाई पास हो जाएगा। ऑल पास में क्या बोले, पोल और अगर जीरो उस, रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट। पोल और जीरो तुम्हारा उसका मतलब वो रहता है रिफ्लेक्ट करके, क्या बोलेंगे, मिरर इमेज रहता है। अगर पोल है तो वहीं पर एक सामने में मतलब जीरो होगा। वो वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट ना। हाँ हाँ, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में। ऑल ऑल पास। एक और कंट्रोल का 2 मार्क्स का क्वेश्चन था, ये भी देख लेते हैं, बहुत आसान था।
मैक्सिमम तो तुम लोग का हो ही गया है, बच्चा कहाँ है कुछ। दो गो पेपर है तो दो गो मतलब सब्जेक्ट है तो उसका क्वेश्चन जल्दी बनता नहीं है। मान लो 15 नंबर का चलो पूछ ही दिया कर उसे तो। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स पावर सिस्टम छोड़ के सब तो हो ही गया है। ये have its full on the imaginary axis. इमेजनरी एक्सिस पर होने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, 1 + ये GSHS। ट्रांसफर फंक्शन दे दिया है ना। हम्म। कैरेक्टरिस्टिक्स तो इक्वेशन यहाँ इसका पे निकाल लो। ये तो दिया ही हुआ है, मतलब ट्रांसफर फंक्शन ही पूरा दिया हुआ है। ये तो GSHS दिया हुआ है ना, GS का वैल्यू दिया हुआ है। हाँ ये तो बोला ही है ये GS का पाथ वैल्यू है। फॉरवर्ड पाथ। ठीक है, ये तो फॉरवर्ड में ट्रांसफर फंक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। ये GS मतलब दिया ये हुआ तो है। पूरा वैल्यू कैसे सही केस कैसे। और फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन, फॉरवर्ड पाथ ट्रांसफर फंक्शन यही होता है ना। और यहाँ पर यूनिटी गेन लूप दिया हुआ है, अच्छा यूनिटी फीडबैक सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ पर 1 है। तो इसका 1 + GSHS निकाल लो और देख लो। इमेजनरी एक्सिस पर लाई करना चाहिए, मतलब मार्जिनल स्टेबल होना चाहिए। तो मार्जिनली स्टेबल होना सबसे चाहिए। पहले तो इसको पता कर लेते हैं कितना आएगा। ए आएगा SQ प्लस 2S² प्लस 2S और प्लस K प्लस S² प्लस S+1 इज इक्वल टू 0। तो इसको थोड़ा अरेंज कर लो, तो SQ प्लस S² कॉमन ले लो तो 3 ना, और एस कितना है 3S प्लस K+1। अब इसका अगर हम लोग निकालेंगे तो SQ का यहाँ पर ले लो, SQ में 1 आएगा, 3 आएगा, Q1 और बस। उसके बाद S² में आ जाएगा 3 और K+1 ना। 5 आ रहा है। 5 आ रहा है, ये आ जाएगा 9 - K-1 बटा 3। अच्छा अच्छा ना ना ना, 5 नहीं, वो आपका आएगा 8 आएगा 8। 8 आ रहा है ना, वही 8 आएगा। 8 आएगा। और 9 में से गया 8, 8 - K/3 इज इक्वल टू 0, तो K बराबर 8। ये भी 2 नंबर का पूछ दिया था। हाँ ये अब पिछला बार का ये जो पेपर है ना, हमको लगता है कि अगर 45 मार्क्स किसी का आया होगा तो 45 मार्क्स में उसका रैंक 2000 के आसपास होगा। उसके बाद और देखते हैं। कुछ मिलता है 2000 में नहीं? हम्म। कुछ मिलता है 2000 में? क्या होता है 2000 में? 2000 में तो मिल ही जाएगा, NIT तो मिल ही जाएगा। तो दिक्कत की बात है। अरे ये पेपर टफ वाला में है, हम बोल रहे हैं ना तुमको, ये टफ में काउंट हो रहा है। अगर हम लोग 19, 18, 17 में जाएंगे ना तो इससे आसान आसान मिलेगा पेपर हम लोग को। हमको तो ये आसान लग रहा है। हाँ, पर इससे भी आसान 17, 18, 19 का पेपर है ये। तुम इसको तुम नेट पर रिव्यू देखना, रिव्यू देखोगे तो उसमें तुमको टफ और ये लिखा होगा, मीडियम और टफ। लेकिन इससे पहले वाला क्वेश्चन का रिव्यू देखेगा ना तो उसको इजी और मीडियम लिखा हुआ रहेगा क्वेश्चन लेवल। ये सब ट्रांसफर फंक्शन तो मतलब क्या है, कंट्रोल में तो सर P बराबर VI cos थीटा होता है ना। हाँ, एक्टिव पावर इक्वल दिया है ना, एक्टिव पावर चेंज नहीं होगा तो VI cos थीटा चेंज नहीं होगा। क्या लिखा है, ए सिलेंडर रोटर सिंक्रोनस जनरेटर विथ कांस्टेंट रियल पावर, रियल पावर। मतलब कि VI cos फाई इक्वल रहेगा VI डैश cos फाई डैश के, क्योंकि बाद में करंट ही पूछा है कि आर्मेचर करंट कितना हो जाएगा, I डैश निकालना है। और फाई इसलिए हम लोग चेंज किए हैं यहाँ पर क्योंकि लिखा हुआ है कि टोटल लैगिंग रिएक्टिव पावर रिक्वायरमेंट। यहाँ पर कुछ न कुछ जोड़ा है जो लैगिंग पावर है, मतलब इसके फाई को वेरी करवा रहा है, इसलिए हम यहाँ पर फाई की जगह फाई डैश ले लिए हैं। तो कुल मिलाकर के ए जो है हम लोग का वो कांस्टेंट रहेगा।
आई कॉस फाई बराबर होगा हम लोग का आई डैश कॉस फाई डैश के। और उसके बाद 100 और 0.9 दे दिया है। आई का वैल्यू कितना है 100, या फिर तो बाद में इसको यूज करेंगे। एन आइडियल रिएक्टर इज नाउ कनेक्टेड इन पैरेलल विद द लोड एज ए रिजल्ट विद टोटल लैगिंग रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड इज ट्विस द प्रीवियस वैल्यू। और लैगिंग रिएक्टिव पावर जो है, रिएक्टिव पावर भी आई साइन फाई हो जाएगा ना। एक कितना हो गया, बाद में डबल हो गया है ना, इसका डबल अगर कर लेंगे तो बाद का भी आई डैश साइन फाई डैश मिल जाएगा। यही बोला है ना कि बाद का जो रिएक्टिव पावर है वो डबल हो गया है। हाँ, रियल पावर रिमेन्स अनचेंज और रिएक्टिव पावर डबल हो गया। तो ये दो इक्वेशन हम लोग को मिल रहा है, एक ए वाला और एक ए वाला। इन दोनों के हेल्प से हम लोग क्या निकालना है, आई डैश और फाई का वैल्यू निकालना है। ऐसे आई डैश हम लोग को चाहिए, लेकिन फाई निकालना पड़ेगा शायद सोल्व करने के लिए। तो इसको साइन फाई निकल जाएगा। हम लोग को आई डैश निकालना है ना। अच्छा, हम एक काम करते हैं, ये वाला पहला वाला इक्वेशन लो। पहला वाला इक्वेशन के हेल्प से हम लोग लिख लेते हैं आई डैश कॉस फाई डैश इज इक्वल टू आई का वैल्यू 100 इंटू कॉस फाई का वैल्यू 0.9। ठीक है, तो आई डैश का वैल्यू हो जाएगा 100 इंटू 0.9 बटा कॉस फाई डैश। तो अब हम लोग को ये फाई डैश चाहिए। ठीक है, और फाई डैश निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि 1 और 2 को डिवाइड कर देते हैं, 2/1 कर देते हैं, बाई 2/1। तो 2/2 इज इक्वल टू आ जाएगा आई डैश कैंसिल, भी कैंसिल, साइन बटा कॉस टेन फाई डैश। तो देखो तो यहाँ से फाई डैश कितना आ रहा है, फाई डैश इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2 इज इक्वल टू 124 कितना आर्मीटर पर है। 124 आ रहा है। हाँ, इतना हो सकता है। तो फिर 124 ही होगा, थोड़ा सा इंक्रीज कर गया है। तो सही किया है या गलत किया, कैसे मतलब कुछ उपाय है एब्रैप्टली जांच करने का? कैसे जांच करोगे, आंसर की दिया हुआ है, आंसर की फिर वो डाउनलोड करना पड़ेगा। आंसर की नहीं बता, क्वेश्चन देख के मतलब ऐसा हो सकता है ना, वो बढ़ कैसे सकता है। देखो, ये किया जा सकता है। लैगिंग पावर क्या हुआ है, लैगिंग पावर 0.9 है, 0.9 से घटा है ना। एक काम करते हैं, वी आई साइन फाई हम लोग का कांस्टेंट है। अगर मान लो आई कॉस फाई, ये यहाँ पर आई कॉस फाई होगा। अगर ए एंगल फाई ले लेते हैं तो आई कॉस फाई और आई साइन फाई ऊपर वाला रहेगा ना। और आई साइन फाई का वैल्यू बढ़ाना है, नहीं पता चलेगा। और नहीं पता चलेगा वैसे। थीटा तो आया 43.69, tan इनवर्स 2 43.69 ना। नहीं, tan इनवर्स 2 तो नहीं, 2 के साथ भी तो है। tan इनवर्स 2 कितना आया है? tan इनवर्स 2 कैसे सर? इधर से 2 के साथ भी तो कुछ रहेगा ना। नहीं, वो तो सारा कैंसिल हो गया, वी आई साइन फाई और वी आई साइन फाई। अच्छा, एक मिनट। हाँ, ये तो कॉस फाई है, टैन फाई होगा ना, 2 टैन फाई होगा। ना, इधर cos फाई से हमको sin फाई निकालना पड़ेगा। cos फाई दिया हुआ है, cos फाई तो पावर फैक्टर होता है ना। हाँ,
तो वहां से साइन फाई निकल जाएगा। नहीं है, जैसे हम बोल रहे हैं अगर हम लोग 2/1 किए तो यहाँ पर तो 2tan5 होना चाहिए ना। 2tan5 नहीं आएगा सर, आप एक वो क्यों आएगा, आप ये कर दीजिए ना, cos फाई का जो वैल्यू है वो रख दीजिए, sin फाई का जो वैल्यू है वो रख दीजिए, और यहाँ से अपना i डैश घट जाएगा और tan फाई डैश अपना मिल जाएगा। 2 से बोल रहा है, इक्वेशन नंबर 2 से। हाँ हाँ वही बोल रहे हैं, तो cos फाई का अगर वैल्यू दिया हुआ है तो sin फाई का वैल्यू मिल मिल जाएगा, जाएगा, हाँ, फिर आई डैश कैसे तो हम मिलेगा? वहाँ पे बिठा देंगे। हाँ सर, आई डैश फिर i डैश तो कट जा रहा है ना, अगर 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो i डैश कट जाएगा। तो 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पर एक साइन फाई है, यहाँ पर एक कॉस फाई है, तो साइन बटा कॉस भी तो रह ही जाएगा। सर वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। अच्छा, वैल्यू पुट कर रहा है। हाँ 0.9 तो पावर अच्छा, फैक्टर तुम होगा। ऊपर में भी यहाँ पर भी 100 × 9 हाँ कर रहे हो ना, हाँ 0.9। हाँ हाँ कर दे हाँ, तो वैसे ये भी तो कर पता सकते नहीं। हैं, वैसे भी कर हाँ सकते वही हैं। किए हम। हाँ लेकिन इसको उसको रहने का कोई मतलब नहीं बना, हमको सिर्फ tan फाई डैश चाहिए ना। देख लेते हैं, इसका आंसर जो दिया हुआ है 125.29। हाँ वही है 124.9 हाँ, तो ठीक है, 125। ठीक है, ठीक है। हाँ वही से हम वही है, तो बना तो नहीं आएगा। हाँ, नहीं तो फिर 2tan5 करेंगे तो फिर आएगा वैसे हाँ करके। हाँ वो सिर्फ tan रह जाएगा ना, तो हम्म tan रखने का मतलब तो बनता नहीं है। हम्म cos फाई का ऐसे दिया हुआ है, तो sin का लिखिए जाए। सर ये तो मतलब जेनेरेटर रिलेटेड भी नहीं है, मतलब ये तो ऐसे ही मतलब हाँ, मतलब ये ऐसे ही है, कुछ ये नहीं है। सिंक्रोनस जेनरेटर ये 2 मार्क्स का था। एक और बहुत आसान क्वेश्चन था और 2 मार्क्स का दिखा रहे हैं, कंट्रोल का है। डिजिटल से सर इतना पढ़े सिर्फ वो एक ही क्वेश्चन आया, डिजिटल, तो पेमेंट वगैरह में हाँ, डिजिटल से इस बार एक ही पूछा है और वो भी दूसरे ढंग का पूछ दिया था। इतना कुछ किए, इतना सॉल्व किए, जेके फ्लिप फ्लॉप वगैरह, हम्म ये लीनियर ट्रांसफर फंक्शन मॉडल किए, एचएस का वैल्यू दिया हुआ है। ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। मतलब रियल टाइम डीसी इनवेरिएंट गेन सिस्टम विथ ऑफ सिंगल पोल एट P हैज a ट्रांसफर फंक्शन इतना विथ DC गेन 5। मतलब के का वैल्यू 5 या फिर वो पूरा जीएस का वैल्यू DC गेन मतलब ओमेगा का वैल्यू S बराबर तो J ओमेगा होता है और ओमेगा का वैल्यू 2πf होता है। DC मतलब कि फ्रीक्वेंसी 0, 5। हाँ तो कितना हो जाएगा? DC गेन 5 मतलब कि 0 + 100 बटा 0 - P। ये समझे नहीं। एस स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आएगा ना इसमें, एस में तो ओमेगा होता है, 5 से क्यों इक्वेट किए? क्योंकि इसका DC वैल्यू 5 है ना। DC मतलब कि ये तो फ्रीक्वेंसी 0। ना ना ये तो एचएस दिया हुआ है ना, हमको तो वो निकालना पड़ेगा ना ट्रांसफर फंक्शन। ट्रांसफर फंक्शन जरूरत नहीं है ना, ये स्टेबल लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम एक कंट्रोल का है ही नहीं लग रहा है। सिंगल पोल एट P हैज ट्रांसफर फंक्शन HS, ट्रांसफर फंक्शन ही ये दिया हुआ है। तुम वहाँ से उसको कंपेयर मत करो, स्टेबिलिटी वाला वो जो कंट्रोल सिस्टम है वहाँ से मत कंपेयर करो। यहाँ पे ट्रांसफर फंक्शन एचएस का नेगेटिव फीडबैक होता है। अच्छा फीडबैक वुडबैक नहीं है, बस एक तो फंक्शन दिया हुआ है तुम्हारे पास जिसका DC वैल्यू 5 है, मतलब कि फ्रीक्वेंसी अगर हम 0 करेंगे तो वो 5 देगा। एस बराबर जे ओमेगा, जे ओमेगा बराबर मतलब 2πf, एस बराबर 0 मतलब एस बराबर 0। हाँ, तो P बराबर कितना आ जाएगा? -20। ई बराबर -20। अब उसके बाद बोला है बोला स्मॉल है ऑडिटी स्मॉल फ्रीक्वेंसी इन रेडियन एट यूनिटी गेन। यूनिटी गेन का यूनिटी गेन। गेन निकालने के लिए क्या करना होगा? J ओमेगा का होल स्क्वायर प्लस 100 बटा J ओमेगा प्लस 20। अब इसी का मॉड निकाल दो, बराबर होगा 1, इक्वल 1 के होगा, बराबर 1। तो -ओमेगा स्क्वायर प्लस 100 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर प्लस 400, ये होगा ना। मतलब एस अगर कहीं पे दिखे तो वहाँ पे जे ओमेगा बिठा देंगे। हाँ, एस अगर कहीं पर दिखे तो इसका मतलब कि एस बराबर J ओमेगा, और अगर यहाँ पर DC से कुछ रिलेट करें तो DC ओमेगा इज इक्वल टू 0 करके हम दिख सकते हैं वहाँ पर। हाँ फ्रीक्वेंसी 0 पे तो वो डीसी हम्म दिखेगा। हम्म
अब यहाँ पर देख लो, इसको सोल्व करना होगा। तो ए स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर ये तो अपना ऐसे ही आ जाएगा। -2ab इज इक्वल टू ओमेगा कॉपी कर स्क्वायर लूँ। प्लस 400। 400। ए 20 का स्क्वायर तो ओमेगा 4, ए 20 का स्क्वायर करेंगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का अंडर रूट, मॉड निकालेंगे तो जी तो ऐसे ही हट जाएगा, जी स्क्वायर तो ऐसे ही -1 होता है। नहीं, अगर यहाँ पर दिया हुआ है 3 + 4j, तो इसका मॉड कैसे निकालते हैं? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो वो सर वो थोड़ी जरूरत है। क्यों? हम ऐसे नहीं कर सकते, ये ऊपर में अगर बिठाएंगे इधर जे का वैल्यू, मतलब जे का वैल्यू मतलब क्या, इधर अगर स्क्वायर करेंगे तो ऐसे ही तो आ जाएगा। स्क्वायर करेंगे मतलब किसको स्क्वायर करेंगे? या मतलब इस इक्वेशन को अगर नॉर्मली सॉल्व करते हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड वगैरह नहीं लेके। मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे तब तो फिर गेन कैसे? गेन तो मैग्नीट्यूड होता है। तो कब जाएगा? तो ये कितना निकल करके आ रहा है? यहाँ पर -200 ओमेगा स्क्वायर है ना, में से एक ओमेगा स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो -201 ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा ना, और प्लस 400 खत्म होगा तो ये कितना बचेगा? 96, 100 इक्वल टू 0। सर ये वाला, ये 1 वाला पार्ट, वो जैसे इक्वे मैग्नीट्यूड निकाले आपका, वो कैसे निकाले वो जरा बताएंगे? कहाँ पर बोलो? ये पहला जो जे स्क्वायर प्लस 100/j ओमेगा प्लस 20 बोला ना, हाँ, ए वाला देखो, तो इसका ए क्या किया? इसका मैग्नीट्यूड, हम लोग जब गेन ले रहे हैं ना तो उसका मैग्नीट्यूड लेते हैं फंक्शन का, ठीक है ना। अब ऊपर में तो मतलब हर एक फंक्शन का ऊपर वाले का भी लेंगे, नीचे वाले का भी हाँ, लेंगे। ऊपर का भी लेंगे नीचे का लेंगे, लेकिन ऊपर में क्या हो रहा है ना कि ए जे स्क्वायर है और ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो ए जे स्क्वायर -1 में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर सिर्फ हो गया ऊपर। तो ऊपर वाला जो हो गया ना वो प्योरली रियल हो गया, तो प्योरली रियल के लिए मैग्नीट्यूड वही नंबर हो जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पर कम्प्लेक्स को कैसे दिखाते हैं, 4 हो गया और 3j हो गया, ठीक है। तो इसका जब इन दोनों का जब मैग्नीट्यूड निकालना रहे तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर का अंडर रूट करते हैं, ए वाला मैग्नीट्यूड आता है। लेकिन अगर सिर्फ 4 कहीं पर रियल नंबर दिया हुआ है तब तो फिर वो खुद मैग्नीट्यूड हो ही गया। और ऊपर वाला ये रियल नंबर है, ऊपर वाला जो लिखा हुआ है ना ये रियल नंबर है, इसलिए उसका हम लोग कुछ नहीं किए, जैसे था वैसे ही रहने दिए। और नीचे वाला कम्प्लेक्स नंबर है, तो कम्प्लेक्स नंबर का हम लोग को इस तरह से निकालना पड़ा। सर उधर में होल स्क्वायर का होल स्क्वायर कैसे, मतलब s बराबर तो अपना j होगा, तो j ओमेगा होल स्क्वायर ही ना आएगा। हाँ, तो जे ओमेगा होल स्क्वायर किए तो जे स्क्वायर -1 हो गया, और ओमेगा स्क्वायर ये रियल बन गया, इमेजनरी से रियल बन गया स्क्वायर करने से। अच्छा अच्छा। अब इसका वैल्यू निकालो तो कितना आ रहा है? ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू -b होगा प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4ac, इतना आ रहा है। कहाँ पर? ये वाला, ये तो फार्मूला ही होता है, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर ना -4ac। ना ये नहीं, ये ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 4 नहीं कीजिए। ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस, समझे नहीं, ये ओमेगा स्क्वायर क्यों लिए? ये जो रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस 400 लिखा है ना, ये ऊपर में लेफ्ट राइट, ऊपर राइट टॉप, कहाँ पर? ये राइट के ऊपर में आप देखिए, राइट के ऊपर में। राइट राइट कहाँ लिखा हुआ है? ना राइट साइड, आपका राइट साइड के ऊपर में जो लिखे है ना, ये रूट प्लस अंडर माइनस नहीं है, ओमेगा। नहीं, ये सिर्फ प्लस है। ओहो, ये क्यों ना ना, कुछ
ये आ रहा है तुम्हारा 2001/2 इक्वल टू 201 प्लस माइनस। सर फिर तो 122 भी आ रहा है, 122.166 ये भी आ रहा है। जो जो छोटा वाला होगा वो लेंगे। क्यों छोटा वाला, क्यों स्मॉलेस्ट बोला है? हाँ स्मॉलिश बोला है ना। और एक चीज़ और देखो, ये हम लोग का ओमेगा स्क्वायर आ रहा है इतना। देखो कैसा कितना चालाकी किया है, यहाँ पर ऑप्शन में ओमेगा स्क्वायर भी ओ दे दिया हाँ है। हाँ हाँ। ये तो हम लोग का ये दोनों दोनों है, इसका स्क्वायर है, इसका स्क्वायर ये है, इसका स्क्वायर ये वाला है। तो रूट बनाना पड़ेगा। हाँ अंडर रूट करेंगे तो फिर अच्छा। ये आ जाएगा 8.84। हाँ 8.84 आएगा। वही होता है, जल्दी में ओमेगा स्क्वायर ही मार्क करके लोग निकल जाएंगे। निकाल लिया, हाँ, इधर मतलब। एक और क्वेश्चन दिखा रहे हैं, 2 ही मार्क्स का था, ये भी तुम्हारा ऑप्शन देख के ही सॉल्व हो जाएगा। इसमें दिया हुआ है सपोज इनपुट एक्स टी इज ए लीनियर टाइम इनवेरिएंट सिस्टम विद इम्पल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये सबसे हम लोग को मतलब नहीं है। यहाँ पर दिया है वाई टी बराबर एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी, कन्वोल्यूशन एच के दिया हुआ। और जेड टी दिया है एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी का मॉड। जेड टी है क्या? जेड टी भी दूसरा भी है? जेड टी दूसरा फंक्शन है, एक वाई टी है, वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी, और जेड टी इज इक्वल टू एक्स टी कन्वोल्यूशन एच टी। लेकिन यहाँ पर मॉड है। दोनों में बता सकते हो बड़ा कौन सा होगा कन्वोल्यूशन अगर करेंगे तो, जेड वाला आएगा कि वाई वाला? इन दोनों में बड़ा तो फिर कौन तो सा होगा? हमेशा हमेशा तो जेड ही बड़ा होगा, क्योंकि मॉड लेंगे तो नेगेटिव वैल्यू तो पूरा लग हाँ जाएगा। तो हम लोग का आंसर कौन सा हो जाएगा? जेड टी ग्रेटर देन वाई टी। बस इतना ही क्वेश्चन था ये। अरे बाप। दो न, 2 नंबर का पूछा था ये। हाँ बोले सर। और इसमें भी देखो ना, ए और डी ऑप्शन दोनों का दोनों सेम है। फॉर सम हाँ बट नॉट ऑल टी जेड लेस देन वाई। बोल रहा है ना कि कुछ के लिए जेड हमारा लेस देन वाई होगा, मतलब कि बाकी के लिए जेड टी क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू वाई टी होगा ना। तो और ये वाला भी देखो, फॉर सम बट कुछ, ये दोनों ऑप्शन दोनों का दोनों सेम है, जेड टी ग्रेटर देन वाई टी सम के लिए। तो ये दोनों तो एक ही ऑप्शन है, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकता है। अरे देखो मैक्सिमम मिनिमम का बोल रहा था ना, मैक्सिमम मिनिमम का हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, वो दिखा रहे हैं। 2 मार्क्स का रहता है और बहुत इजीली सोल्व हो जाता है, इसमें तो कोई दिक्कत होगा ही नहीं। ये वाला माइनस हाफ आया, एक ही तो आया। कितना आ रहा है? माइनस हाफ अगर आया, माइनस हाफ, अब माइनस हाफ को तो बिठाना पड़ेगा ना। हाँ माइनस हाफ तो पर हम लोग को मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्यों बोला है वो तो फिर तो ये तो हमेशा मिनिमम ही देगा। तो मिनिमम वैल्यू पहले निकाल लो, मैक्सिमम के लिए सोचते हैं बाद में। मिनिमम कितना आ रहा है? मिनिमम तो वन वाई मिनिमम आ जाएगा 3 × 1/4 और प्लस 3 -3/2 ना, +1। माइनस 3/2 प्लस वन, मतलब अपना 3/4 माइनस 3/2 प्लस वन। अगर करते हैं तो 3 माइनस का 2 6 प्लस वन, मतलब 1 माइनस 3/4 मतलब 1/4, 1/4 आएगा। 1/4 मतलब या तो ये होगा या फिर ये होगा ना। हाँ अब देख लो यहाँ पर दोनों में से हम लोग को जांच करना है मैक्सिमम के लिए, तो हम लोग अंदाज से इसमें से -2 से 0 के बीच कोई भी वैल्यू रख करके देखेंगे। अगर 1 से ज़्यादा आ गया तो फिर ए वाला ऑप्शन हो जाएगा, अगर 1 से कम आता है तो फिर यही होगा। अब तुम एग्जाम्पल के लिए एक बार 0 रख के देखो, 0 रखेंगे तो 1 आ रहा है, ठीक है। हाँ। और -2 रखो तो -2 रखेंगे तो 4 12 रखेंगे तो इधर में आ जाएगा 12 माइनस 7, 6 प्लस 1 7। मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगा 7। सर
ये सैप कैसे हम निकाल रहे हैं, ये वाला फीचर बताइए। ये वाला हम लोग को ऑप्शन से ही पता करना पड़ेगा। या तो एक दिया है, तो अगर एक और एक से कम आता है तब तो हम लोग का मैक्सिमम वैल्यू यही हो जाएगा। लेकिन एक से थोड़ा सा भी कुछ ज़्यादा आ जा रहा है तो फिर मैक्सिमम वैल्यू 7 होगा। अब हम लोग अंदाज से नहीं माइनस मतलब अगर टू से मान लीजिए एक से मतलब अगर जब हम जीरो पुट करते हैं, अगर मतलब दो आता तो 2 आता तो फिर 7 मैक्सिमम लिखते वैल्यू हैं। 7 हम लोग मार्क करते हैं, क्योंकि 2 ही ऑप्शन है। अच्छा कोई ना कोई वैल्यू के लिए 7 आता फिर ये। अच्छा। चलो इतना क्वेश्चन तो हो गया। अब मैथ वाला हम लोग जैसे जैसे मैथ कंप्लीट करेंगे और डिस्कस कर देंगे, और बीच में मैथ का क्लास लेंगे एक तो। हाँ सर आप दे दीजिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं ये है। तो लगता है, हमको लगता है हम कि लोग 50-60 नंबर का क्वेश्चन तो आज सॉल्व कर लिया तुम लोग। ऐसा ही रहता है, और कुछ रहता नहीं है। वही फार्मूला वार्मूला अगर याद नहीं रहा तो गैप होता है। वो भी देखो इसमें भी और 6 नंबर का जुटेगा तुम्हारा। अगर इसका फार्मूला याद रहता है, क्या बोलते हैं, ईएम थ्योरी का, तो 6 नंबर का एक्स्ट्रा मार्क्स और ऐड हो जाएगा इसमें। और उसके बाद पावर सिस्टम और वो रहता है, तो वो 20 नंबर का थोड़ा टफ पड़ जाता है। पावर सिस्टम वाला में से कुछ कुछ सॉल्व होता है, कुछ कुछ नहीं होता है। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी सर हम फार्मूला पावर बहुत है। सिस्टम तो अभी छोड़ के चल रहे हैं, ठीक है। हम जो जो जैसे आपको हाँ, तो अभी बताया पावर पावर सिस्टम तो हम छोड़ के ही तो सिस्टम। सॉल्व किए, तब भी तो 50-60 नंबर का लगता है बन गया हाँ क्वेश्चन। हम जैसे हम जो करके जाएंगे वो है अपना कंट्रोल, अपना डिजिटल, चिन्ह हाँ वो सब सही करके जा रहे फार्मूला हो। वगैरह से। हाँ हम्म। वो डीसी एसी नहीं करेंगे एसी हम। में एसी क्या? में सिर्फ डीसी अगर। एसी में मतलब हाँ सर सिंक्रोनस। सिंक्रोनस, सिंक्रोनस, हाँ सिंक्रोनस इंडक्शन होता है। सिंक्रोनस का हम थोड़ा, नहीं वो सर बहुत नहीं, हम एक क्लास ले लेंगे, बहुत वो सर। ज़्यादा नहीं है। 7 से 8 क्वेश्चन करवाएंगे, उतने में सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। सर फॉर्मूला वगैरह अगर मतलब नहीं आता तो बनना थोड़ा मतलब शायद मुश्किल हो फार्मूला हम जाएगा, तो उतना डीप में नहीं जाएंगे। एक ही तो फार्मूला बताए। सिर्फ ये याद रखना है, भी माइनस आई कॉन फाइव जेड कॉन थीटा, बस इतना से ही सारा बनेगा। एक ही फार्मूला है हाँ सिंक्रोनस में, बस इतना ही याद रखना है। और वो 120 एफ बाई वो एक होता है ना, 120 एफ बाई टी, तो वो तो ऐसे एन ही, वो एन तो एस इक्वल टू। 120 पे तो इसमें है ना तुम्हारा एन एस बराबर। तो ये तो हाँ है। एन एस बराबर तो 120 एफ बाई टी। ये अगर यहाँ से अगर आता है तो फिर देखेंगे वो। लेकिन मेनली ये इसका अगर क्वेश्चन आएगा तो इजी ही आएगा। इसमें 3 ठो वेरिएबल ही है, तो क्या इसमें पूछेगा। लेकिन मेन जो हम लोग को समझना है वो इस फार्मूला वाला, कि ये वाला आएगा तो बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है सर, लास्ट में मैं बता और सकता हूँ थ्री फेज एक शायद तो 9 तारीख को एग्जाम है ना, फरवरी का। थ्री 9 तारीख को फेज, एग्जाम है। हाँ, थ्री फेज इंडक्शन में रेट छोड़ सकते हो। हाँ सर वो नहीं करेंगे, 3 फेज इंडक्शन तो नहीं हम्म। करेंगे, और ट्रांसफार्मर भी शायद ही नहीं हो। ट्रांसफार्मर का तो ट्रांसफार्मर तो सोल्व होना चाहिए। अच्छा, हम देखते हैं लास्ट में मिलता है मौका कि नहीं मिलता है। वो शायद नहीं मिलेगा क्योंकि वो ट्रांसफार्मर का बहुत कुछ टाइम। 3-4 टाइप का क्वेश्चन करवा देंगे। अगर वहाँ से अगर आता है तो कॉमन क्वेश्चन जो जनरली पूछता है, वहाँ से अगर आता है तो तुम लोग देख लेना उसको, अदरवाइज स्किप कर देना। 3-4 टाइप का क्वेश्चन हम करवा देंगे ट्रांसफार्मर का। मतलब तुम लोग अभी मान करके चलो, मशीन से हम लोग को 4-5 क्वेश्चन ट्रांसफार्मर से देख लेना है, और प्लस इंडक्शन 7-8 क्वेश्चन देख लेंगे वहाँ से, सिंक्रोनस से। 7-8 को मान करके चलो, 12 को क्वेश्चन मशीन से हम लोग को करना है बस। सर हम अभी मान के चल रहे हैं कि हम वो एसी पूरा छोड़ के जाएंगे, अगर होता है तो अच्छा है, वो हम्म। हमारे लिए प्लस पॉइंट है। हम मान के ठीक चल रहे है। हैं कि हम एसी पूरा छोड़ के आए। ठीक है, डीसी अभी एसी उस करते पर हैं। तुम लोग अभी टाइम अथी मत करो। वो हम जितना बताएंगे उतना ही करके जाना एसी में। हाँ और बाकी तो सब ठीक ही है। सर कल क्या क्लास लेंगे? देख लेंगे बीच में, हम जब फ्री होंगे ना तो तुम लोग को इन्फॉर्म कर देंगे, एक क्लास लेंगे बीच में। ठीक है।